हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम अपना जो पीजीटी सोशोलॉजी का सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए लेकर के चल रहे हैं, लेकिन समहाउ आज पॉसिबल नहीं है कि मैं फेस वीडियो बनाऊं, उस लेक्चर को कंटिन्यू करूं। रीज़न मैंने अपने ग्रुप में बता दिया है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी यूज़फुल लगेगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग का टाइम एक दिन का भी वेस्ट हो, क्योंकि टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लगी अब वीडियो कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स मिलते हैं पॉजिटिव वे में। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, द यूजेस ऑफ डाइवर्सिटी। एक्चुअली ये बुक है, किसकी है? गीट्ज की। किसकी है? क्लिफोर्ड गीट्ज की। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को राजनीतिक कारकों की उपज या पैदाइश किसने माना? मतलब जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, ये राजनीतिक कारकों की वजह से आया, राजनीतिक कारकों की वजह से इसका जन्म हुआ। ये चीज़ किसने मानी है? तो ये माना है गिलिपिन ने। नेक्स्ट है, एंड कीप योर पावर ड्राई। ये किसने बोला? ये बोला मीड ने। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया संरचना ज्ञान को किस समाजशास्त्री ने दोहरा बताया? किसने कहा कि सोशल एक्शन, सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो नॉलेज है, ये सब इसमें दोहरा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ किसने बोली है? बोर्दियो ने, पियरे बोर्दियो ने। अगला है कॉन्सेप्ट सामुदायिक शक्ति। सामुदायिक शक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। कल ही इनको मैंने पढ़ाया था। अगला कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वन लाइनर ही है, कि इन्होंने बोला है परंपरा आधिपत्य को चुनौती दी जानी चाहिए। किसने कहा है? पियरे बोर्दियो ने। मतलब कि जो परंपरा के आधार पर जो लोग आधिपत्य जमाते हैं उसको चैलेंज किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पियरे बोर्दियो। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये किसकी बुक है? तो द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बुक है गिलिपिन की, और गिलिपिन ने ही बोला था कि वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है, उनकी पैदाइश है। अगली बुक है द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी चेंज। ये किसकी बुक है? तो ये है क्लिफोर्ड गीट्ज की, जो कि आपके नेट के सिलेबस में भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट से थिंकर हैं। अगला है कि पूंजीवाद के 7 लक्षण या 7 विशेषताएं, ये किसने बताया है? तो ये बताया है आपके वेबर ने। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी। ये बुक किसकी है? तो ये है कार्ल मैनहीम की। अगला वन लाइनर कॉन्सेप्ट है कि मर्टन ने 2 तरीके से जो अवधारणा है वो प्रकार्य की विकसित करी है। तो वो 2 तरीके कौन कौन से हैं प्रकार्य के लिए? वो हैं, एक तो इन्होंने बताया सावयवी व्यवस्था के रूप में प्रकार्य, कि जो संपूर्ण समाज है वो शरीर के जैसे है, समाज के अंग, उसके अवयव, उसके घटक, उसको बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो एक तो सावयवी व्यवस्था के रूप में प्रकार्य। दूसरा इन्होंने बताया कि लक्ष्य या परिणाम के रूप में प्रकार्य। मतलब कि किसी भी प्रकार जो योगदान दिया जाता है इकाइयों की तरफ, उसका परिणाम क्या होता है, वो वांछनीय है या नहीं है, उसको स्वीकार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से इन्होंने 2 आधारों पर प्रकार की अवधारणा का विश्लेषण किया मर्टन ने। अगला देखते हैं, ज्ञानोदय की बहुत बड़ी उपलब्धि विवेक या तर्क संगतता है। क्या है? ज्ञानोदय का जो आया था उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? विवेक की बात की जाने लगी या तार्किकता की बात की जाने लगी। नेक्स्ट है, संचारात्मक तर्क द्वारा समानता और सार्वभौमिकता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये संचारात्मक तर्क यानी कम्युनिकेटिव लॉजिक, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके हैबरमास से। किससे?
हैबरमास ने दिया था और इन्होंने कहा कि संचारात्मक तर्क द्वारा समाज में समानता और सार्वभौमिकता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है विपणन की अवधारणा को किसने सम्मिलित किया है? तो ये है ग्रामसी। ग्रामसी की एक और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, वो है प्राधान्य या फिर हेजेमनी। इसको मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया था यूनिट 5, जिसमें सिविल सोसाइटी के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट को समझाया था मैंने। तो ये उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट है फेयरवेल टू दी वर्किंग क्लास। ये बुक किसकी है? तो ये है ए गॉर्ज की फेयरवेल टू दी वर्किंग क्लास। अगला है सोशियोलॉजिकल थिंकर। ये बुक किसकी है? रॉबिन विली की बुक है सोशियोलॉजिकल थिंकर। नेक्स्ट है कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका कॉन्सेप्ट ये किसने दिया था? तो ये दिया था राल्फ लिंटन ने। अगला है पीजेंट लाइफ इन इंडिया। ये बुक किसकी है? तो ये बुक है बोस की, एन के बोस की, काफ़ी फेमस बुक है। अगली बुक है पासिंग ऑफ द सीक्रेट ऑफ जॉय। ये किसकी बुक है? ये बुक है एलिस वॉकर की, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये इनकी, एलिस वॉकर की। अगली बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली। द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बुक है फ्रेडरिक एंजल्स की। इन्होंने माना कि जो परिवार है ये एक तरीके से पितृसत्ता का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो एक कर्ता होता है, वही सभी से काम करवाता है, महिलाओं को काम करवाया जाता है, लेकिन उनके बदले उनको कोई वेतन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये एक तरीके से ये पितृसत्ता का ही एक कह लो कि उसी को बनाए रखने का एक साधन है, विवाह परिवार ये सभी कुछ, ऐसा इन्होंने माना। तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एंजल्स की बुक है। नेक्स्ट है राजनीतिक शक्ति के लिए। राजनीति शक्ति के लिए है और राजनीति तभी होती है जब शक्ति में विभेदन होता है। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो किसके लिए की जाती है? ताकि हमें पावर मिल सके। भाई कोई भी जाता है पॉलिटिक्स में तो सिर्फ इसीलिए तो जाता है कि वो ज़्यादा पावरफुल हो सके। तो जो पॉलिटिक्स है वो शक्ति के लिए होती है, मतलब उससे पावर मिलती है। और जो पॉलिटिक्स है वो तभी होती है जब शक्ति में विभेदन होता है, शक्ति विभेदीकृत होती है। ये कहा है डुआसे ने। नेक्स्ट है गतिमान औसत की गणना कैसे की जाती है? तो वो की जाती है माध्य से। अगला है मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच में किसने विभेद किया है? तो ये किया है आपके ब्राउन ने, यहाँ पे गलती से लिख गया आई थिंक, तो इसका राइट आंसर ब्राउन हो जाएगा। अगला है कि सोशल डेविएंस इन इंडिया। ये बुक किसकी है? तो ये बुक है सुशील चंद्रा की। नेक्स्ट है मोर इक्वलिटी। ये किसकी बुक है? ये बुक है गैंस की। अगला है संरचना और सामाजिक क्रिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा है? तो संरचना और सामाजिक क्रिया को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है विमर्श डिस्कोर्स। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ये दिया है फुको ने, फुकॉल्ट जिनको बोला जाता है, उन्होंने दिया था विमर्श या फिर डिस्कोर्स का, कि जब डिस्कोर्स जो हमारा विमर्श है वो बदलता है तो संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इनकी बुक्स का जो प्रसिद्ध है वो है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि आई थी 1969 में। तो ये काफ़ी फेमस बुक है इनकी। लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये बुक किसकी है? ये बुक है हैबरमास की। और वैधता का संकट इसमें इन्होंने बताया था, ये आई थी 1973 में। इसके बाद है प्रिमिटिव लॉ। प्रिमिटिव लॉ ये दिया था मेलिनोवस्की ने। अगला है बोर्दियो किसके सिद्धांतों का सम्मिश्रण करते हैं, किससे प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी थियरी वगैरह दी हैं? तो वो है आपके वेबर और मार्क्स। तो उनके सिद्धांतों से प्रभावित थे, उनके सिद्धांतों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है बोर्दियो के सिद्धांतों में। नेक्स्ट है अपराध का प्रत्यक्षवाद।
ये सिद्धांत किसने दिया था? अपराध का प्रत्यक्षवाद, कि जो चीज़ हमने प्रत्यक्षवादी तरीके से अध्ययन किया अपराध का, तो सर्वप्रथम ये किया था लोम्ब्रोसो ने। और इन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, मतलब शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने बता दिया था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, जैसा जिसका वंशज होगा उसका आगे आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही होगी। लोम्ब्रोसो ने ये चीज़ मानी थी, बाद में इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। नेक्स्ट है संस्थात्मक परिवार, ये किसने दिया था? ये दिया था बर्गिस ने। अगला है जाति एक असंविदागत परिस्थिति समाज है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था H.J.S. मैन ने। नेक्स्ट है जूलियन स्टीवर्ट के अनुसार 3 प्रकार के उद्विकास कौन कौन से इन्होंने बताए हैं? तो इन्होंने बताया है समरेखीय, बहुरेखीय और चक्रीय। अगला है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक है। तो ये किसकी है? ये है जिन्सबर्ग की। और नेक्स्ट है ड्यूमा ने होमो हायरार्कीस में किस चीज़ को शामिल किया है? पदानुक्रम, दूरी और श्रम विभाजन, इन 3 चीज़ों को शामिल किया है, पदानुक्रम, दूरी और श्रम विभाजन। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।